हेलो गुड इवनिंग। मैं कुमार अपनी स्वागत करता हूं आप सबों का आशीर्वाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीर्वाद परिवार पर। संडे स्पेशल में आज हम लेकर आए हैं एक नए एपिसोड को, आशीर्वाद मंत्रा सफलता की एक श्रृंखला। और आज हमारे मेहमान हैं जाने माने समाज सेवी, शिक्षक, आशीर्वाद निःशुल्क शिक्षण संस्थान के निदेशक और आईबी रेलवे जैसे एग्जाम में सफल और एलआईसी के पद पर कार्यरत गोपाल कृष्ण झा सर। आज जानेंगे इनके कई व्यक्तिगत अनुभवों को, आज पूछेंगे इनसे आशीर्वाद से जुड़े कई सवाल, आज जानेंगे सफलता के कई मूल मंत्र को। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने आशीर्वाद की शुरुआत कैसे की? आशीर्वाद निःशुल्क शिक्षण संस्थान का जो शुरुआत है, ये हम लोगों का एक अपना ग्रुप स्टडी था। हम लोगों ने कोई इंस्टीट्यूट और संस्था के स्वरूप में इसकी शुरुआत नहीं की। हम लोगों का जो ये शुरुआत हुआ, ये एक ग्रुप स्टडी के तहत शुरुआत हुआ, सेल्फ स्टडी के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए, कि एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जिस समय हम लोगों ने इंटरमीडिएट किया था तो उस समय लगा था कि कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भिड़ा जाए, और उसमें जब हम लोग लगे तो उसमें हम लोगों के पास साधन की कमी थी, पैसे की कमी थी। तो उस समय हम लोग उस योग्य नहीं थे कि संस्थान में जा करके कहीं पे पैसा पेड करके, फी पेड करके अपने क्लास को करें। तो हम लोगों ने अपने मित्रों के साथ ही अपना ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप में, और होता ही है, आप जब ग्रुप बनाते हैं 5 लोगों का, 10 लोगों का, तो सबका कुछ ना कुछ एरिया अच्छा होता है। किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की अंग्रेजी अच्छी होती है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की साइंस अच्छी होती है, तो होता है, किसी का रीजनिंग ही अच्छा होता है। तो ये होता है। तो ग्रुप में हम लोगों ने जो अपना बनाया, इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से कि एक दूसरे से सीख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसी ग्रुप का आज इन्हेंसमेंट है ये आशीर्वाद परिवार, आशीर्वाद निःशुल्क शिक्षण संस्थान। ताकि आप जिस शिक्षा को निःशुल्क बांट रहे हैं, आप उससे मोटी रकम कमा सकते थे, फिर आपके मन में ये निःशुल्क का विचार कैसे है? क्या है कि देखिए, सलाह तो आते ही हैं। जब आप समाज में कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको अलग अलग व्यू से सजेशन तो आते हैं। और पैसे कमाने की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों ने जब बेरोजगारी का आलम देखा, जब हम लोग खुद बेरोजगार थे, तो उस समय लगा क्या कि नौकरी हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। उस समय नौकरी ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। लगता था कि सपना सच के जैसा, कि अगर सरकारी नौकरी में चले गए तो सपना सच हो जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी का सेटलमेंट हो जाएगा, अपने जीवन यापन का साधन हमको मिल जाएगा, और उससे हम और अपने परिवार की और अपने स्वजनों की देखभाल भी कर पाएंगे। तो ये जब नौकरी हम लोगों की हुई, तो फिर उस दरमियान हम लोगों ने जो संघर्ष देखा, तो मुझे लगा कि जिस तरह हम लोग आज अभाव में अपने काम को कर रहे हैं और अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो इस तरह से बहुत सारे नौजवान तो लगे होते होंगे जिनको कि कोई सहारा नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई साधन नहीं। और उस हम्बल बैकग्राउंड के लोगों के बारे में मैंने भी सोचा, जिस हम्बल बैकग्राउंड से मैं था, कि मुझे ये सब दिन काम करना है इस आशीर्वाद के प्लेटफॉर्म पे उन हम्बल बैकग्राउंड लोगों के लिए जो कि अभाव में हैं, जो कि किसी भी बहुत सारी सुविधाओं से महरूम हैं, उनके लिए हमको ये काम करना है। तो नौकरी होने के बाद लगा कि अब यही है, और कहीं ना कहीं तो आपको कंटेनमेंट करना ही होता है, कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि करनी होती है, और कहीं ना कहीं आपको त्याग भी करना होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर आपका कोई पैमाना नहीं है तो आपको कभी संतुष्टि नहीं होगी। और हम लोगों के लिए क्या था कि नौकरी हो गई, लगा कि नहीं, चलिए अब एक जीवन यापन का साधन मिल गया, अब औरों के लिए और जितना कर पाएँ, और जो भी हमारे तरह नौजवान जो भी बेरोजगार हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक अच्छा मार्गदर्शन, एक माहौल देने के लिए जो भी करें, इस आशीर्वाद के प्लेटफॉर्म से निःशुल्क करें, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, उनके बारे में भी सोचने वाले कोई हैं। जी सर। जी सर, एक सवाल है बहुत लोगों के मन में कि आशीर्वाद इतनी बड़ी संस्था है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ तो कुछ खर्च होगा, वो आप कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? क्या कोई बाहरी मदद मिलती है आपको? जहाँ तक संस्था के चलने की बात है तो खर्च तो होती है। जैसे कि पहले हम लोगों का ये संस्था घंटाघर में भागलपुर के सदर अस्पताल में एक एरिया में चलता था, वो सरकारी जगह थी, और जब वहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो फिर उस समय हम लोगों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि अब आशीर्वाद को कहाँ लेके जाएं। क्योंकि हम लोग का कोई वैसा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट तो नहीं था कि कहीं हम लोग रेंट पे लेकर के इसको पेड करें और इस संस्था को चलाएं। तो अपना ये जगह खाली था यहाँ पे,
जहाँ पे कि हम लोगों ने अपने घर बनाने के लिए जगह लिया था मेरे पिताजी के द्वारा। तो मैंने सोचा कि जब घर बनेगा बनेगा, लेकिन जब तक जगह खाली है तो वहीं पे आशीर्वाद को शिफ्ट कर दिया जाए। तो आशीर्वाद को अपने जगह पे शिफ्ट कर दिया गया और फैकल्टी के रूप में हम लोग और आशीर्वाद परिवार से वैसे सफल लोगों को जोड़े कि जो सफल हो रहे हैं और जो आशीर्वाद परिवार के लिए हैं, उनको भी मन में है कि हमको आशीर्वाद परिवार में श्रमदान देना है, तो उन लोगों को जोड़ करके फैकल्टी का ग्रुप बनाया गया। और जो भी स्टेशनरी की खर्च होती है, जो बच्चे यहाँ पे फोटो स्टेट लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जो भी 5-10 रुपया जो बनता है वो अपना बच्चा देते हैं और फिर उसको रिटर्न लेके जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने खर्च को मैनेज कर लेते हैं। और किसी की मदद की तो नहीं है और भी कहीं से तो मदद मिले ऐसा नहीं है। कुछ आशीर्वाद के ही वैसे लोग जो अच्छे अच्छे जगह सफल हो गए हैं, कुछ उन लोगों के द्वारा कभी कभी कुछ हेल्प मिल जाती है। कुछ हमारे शुभचिंतक लोग जो शुभकामना देते रहते हैं और कुछ मित्र लोग, वो लोग भी आशीर्वाद के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। तो उन लोगों को भी लगता है कि जब जो कुछ वैसा उनको दिखता है तो वो भी सहयोग करके जाते हैं। और कहीं से कोई ऐसी नहीं है कि सरकारी मदद मिल रही है, किसी संस्था से मिल रही है, कुछ फंड मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि बस एक ये सेंटिमेंट है, एक सोच है, और वो सोच के तहत ही ये आशीर्वाद का काम हो रहा है। सर एक सवाल है कि आपने आईबी जैसे एग्ज़ाम को छोड़कर, आईबी जैसे नौकरी को छोड़कर अपने एलआईसी को क्यों चुना? है कि जब मैं आईबी में क्वालिफाई हुआ था तो लगा था कि बहुत अच्छी बात है, और लोगों का सपना होता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में नौकरी करना, क्योंकि वहाँ की जो शोहरत होती है, वहाँ की जो पावर होती है अलग होती है। भले ही आप डिस्गाइज हों, लेकिन उसका जो एक शोहरत है एक अलग है, उसकी जो सुविधाएं हैं। तो मुझे लगा कि अपने आप में सिर्फ नौकरी करना बड़ी बात नहीं है, आपका जीवन औरों के लिए कितना सहयोग के रूप में रहता है। और मुझे हमेशा लगा था कि नौकरी करें और जीवन यापन कर लें, मुझे संतुष्टि नहीं थी इस ज़िंदगी से। और एलआईसी में मेरा भागलपुर में हो गया और आशीर्वाद संस्थान अपना भागलपुर में चलती है, और मुझे लगा कि एलआईसी जैसे जॉब में रह करके, भागलपुर में रह करके मैं आशीर्वाद का भी काम कर लूँगा और अपने जीवन यापन के साधन को भी पूरा कर लूँगा। इसीलिए मैंने एलआईसी में रहना स्वीकार किया। और जब आपको बता दें कि जब मैंने आईबी की नौकरी छोड़ी थी, उसमें मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, बिना विकल्प का मैंने वो नौकरी छोड़ी थी। ऐसा होता है ना कि एक और जगह रिजल्ट आ गया है जहां आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है कुछ दिन के बाद, तब फिर वो पहले वाले नौकरी को आप छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। जब मेरी आईबी की नौकरी हुई, मैंने जब कोहिमा नागालैंड में जाके ज्वाइन किया, वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ तो मैं सिर्फ नौकरी करके ही रह जाऊँगा, बाकी तो मेरे जीवन का कुछ और मकसद रहेगा नहीं। और मेरे जीवन का हमेशा मकसद था कि कुछ ना कुछ औरों के लिए करूँ, इस जीवन को सार्थक करने के लिए। जब तक हो सके, जब तक आप, मेरा मानना है कि जब तक आप औरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो जीवन सार्थक नहीं होता है। तो मुझे इस नौकरी में लगा कि एलआईसी तो बाद की बात है, आईबी में रह करके मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उस समय मैंने छोड़ा नौकरी। और मेरे मन में था कि जब भी वैसी नौकरी हो जो कि मैं आशीर्वाद में निस्वार्थ रूप से अपना सेवा भी दे पाऊँ और वैसे ज़रूरतमंद बच्चों को सहयोग दे पाऊँ, जो कि जिनके सपने की मिनटों में बनते हैं और मिनटों में टूटते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी ये नौकरी छोड़ना ज़रूरी है, बाद में फिर कोई न कोई नौकरी हो ही जाएगी। तो फिर मैंने उस समय आईबी की नौकरी छोड़ी और फिर बाद में जो है एलआईसी में हुआ, रेलवे में हुआ, सारे पद पे हुआ। तो मुझे लगा कि एलआईसी भागलपुर डिवीज़न में हो गया और यहाँ रह करके मैं इस आशीर्वाद के मिशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो फिर मैंने एलआईसी में रहना स्वीकार कर लिया। सर आपने अपने जीवन में कई असफलताएं तो देखी ही होंगी। सर कोई ऐसी असफलता जो आपको आज तक याद हो और आपने उसको कैसे हैंडल किया था? क्योंकि ये स्टूडेंट की लाइफ में बराबर उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही है। तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? बिल्कुल सही। और सफलता और असफलता तो लगी ही रहती है, और ऐसे कोई लोग नहीं है जिनके जीवन में असफलता नहीं हो, और ऐसे भी कोई लोग नहीं है जिनके जीवन में सफलता नहीं हो। तो मैं भी बहुत बार असफल हुआ, बहुत सारे परीक्षाओं को दिया। जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय भी बहुत सारे एग्ज़ाम को फेस किया, और आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया। तो कहीं पीटी हो, कहीं मेन हो, कहीं फाइनल ना हो, कहीं पीटी हो तो मेन ना हो, कहीं इंटरव्यू में जा कर के छटा जाए। तो बहुत जगह ऐसा होता था। लेकिन एक चीज़ था कि अगर आप लगे रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करते रहते हैं, तो आपको एक हमेशा होप रहता है कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा आज ना कल होगा।
तो इसी क्रम में मैं भी अपने मेहनत को आगे बढ़ाते रहा और लगा कि आज ना कल मेरा होगा ही। और उस असफलता से जो भी मुझे मिली, उस असफलता से थोड़ी सी घबराहट तो होती थी, लेकिन मैं और दुगने शक्ति के साथ मेहनत करना शुरू कर देता था। अब मैं जब भी असफल होता था, जब किसी परीक्षा में मेरी रिजल्ट नहीं आती थी, तो मैं उसके बाद एक कमिटमेंट करता था। मैं अपने आप से ये सवाल करता था कि मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि मेरा होना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने 100% अपना दिया? क्या मैंने जब परीक्षा में, जब एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या मैंने 100 क्वेश्चन का जवाब दिया? तो जब मैं 100% नहीं दे रहा हूँ, अपने तरफ से 100% देने का मतलब मैंने वो पैरामीटर फिट कर लिया था कि एग्ज़ाम में 100% देना। तो फिर मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? तो फिर मैं क्यों मानता हूँ कि मैं असफल हूँ? पहले मैं 100% अपने तरफ से दूंगा, और उसके बाद जब सफल नहीं होऊंगा तब फिर मैं समझूंगा कि मैं असफल हूँ। और अभी तो मैं अपने तरफ से 100% दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को अब मैंने टारगेट लिया और लगा था। असफलताएं तो बहुत हुई हैं, कभी एसएससी में फाइनल नहीं होना, और सबसे बड़ी जो है वो हुआ जब बिहार सब इंस्पेक्टर में मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया। 2 जिला से भरने के कारण मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, जहाँ की मैं बहुत ही अपने आप को मान रहा था कि मेरा हो ही जाएगा, एग्ज़ाम में आराम से होगा, क्योंकि फिजिकल हम लोगों के लिए टफ था, वो मैंने पहले क्वालिफाई किया था और बाद में एग्ज़ाम होनी थी। तो बहुत सारी, एक बार कैबिनेट सेक्रेटरीट के पद पे, मैं डीएफओ के पद पे जो है वो रिसर्च एनालिसिस विंग राव के पद पे हुआ था, उसमें इंटरव्यू दिया था मैंने, वहाँ फाइनल नहीं हुआ था। तो ये सब असफलताएं हाथ लगी, लेकिन वही असफलताएं हाथ लगने के बाद मैंने कमिटमेंट किया कि मैंने 100% अपना नहीं दिया है, इसीलिए मेरा नहीं हुआ है, और फिर दुगने शक्ति के साथ मैं आगे बढ़ने में लग गया। जिससे, और ये बहुत सारे छात्रों का सवाल है, अगला सवाल जो हम पूछने जा रहे हैं आपको। तो छात्र कई बार होता है कि बार बार असफल हो रहे हैं और वो निराश हो जाते हैं, तो कई बार तो हम लोग देखते हैं कि आत्महत्या जैसी कई अप्रिय घटनाएं जो है हम लोगों को सुनने को मिलता है। सर, तो इसमें आपका क्या विचार है? छात्र कैसे खुद को मोटिवेट रख सके अपने आप को हमेशा? हाँ देखिए, जब आप किसी काम को करते हैं तो वहाँ पे सफलता असफलता तो लगेगी ही। या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं असफल हो गया। आप अपने प्रयास में या तो जीतते हैं या सीखते हैं। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा का सामना किया और उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया, तो उसमें आपने, ठीक है आप नहीं जीते, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उसमें सीखा, तो उस परीक्षा से आप सीखते हैं। पहली तो बात तो ये कि आप अपने मन में ये धारणा बैठाइए कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, क्योंकि असफल नहीं होते हैं हम लोग वहाँ पे। अगर सफल नहीं होते हैं तो हम लोग असफल भी नहीं होते हैं। अगर हम लोग जीतते नहीं हैं तो हारते भी नहीं हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो एग्ज़ाम्स में हम लोग सफल नहीं होते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आत्महत्या जो बात है, तो आत्महत्या किसी भी चीज़ की समाधान नहीं है। आप ये मानिए कि अगर आत्महत्या से ही समाधान होता तो सारे असफल लोग आज तक आत्महत्या ही कर लिए होते। आप देखेंगे कि जो असफल हुए उन्होंने फिर दोबारा प्रयास किया, जो दोबारा में असफल हुए उन्होंने फिर तीसरी बार प्रयास किया, फिर चौथी बार प्रयास किया, लेकिन वो सफल हुए। ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हुए। इसीलिए कभी भी सुसाइड जो है सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सुसाइड के पीछे आप छोड़ के जाते हैं बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानी, जो कि आपके परिवार के, आपके स्वजन को, आपके मित्रों को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसलिए ये स्टेप तो बच्चे कभी ना उठाएं। ये तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सारे बच्चे से, सारे स्टूडेंट से, कि जो भी आप इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके मन के अनुरूप आपको सफलता ना मिले, लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो, तो आप सोच लें कि आत्महत्या कर लें। लगता है कभी कभी कि अब ये ज़िंदगी मेरा किसी काम का नहीं रहा, ये दुनिया बेकार है, ये जीवन जीना अब व्यर्थ है। लेकिन आप ये मानिए, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि अब ये दुनिया मेरे लिए नहीं रहा, अब यहाँ पे जीना बेकार है, अब मेरा जीवन में अब ज़िंदगी में मुझे ज़िंदा रहने का कोई मायने नहीं है, अब आप समझ लीजिए कि वहीं से आपका यू टर्न होने वाला है, वहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाली है, जो कि आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर बरकरार रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए किसी भी छात्र छात्राओं को असफलता के कारण
या किसी भी परेशानी के कारण कभी भी आत्महत्या जैसी बातों को स्वीकारना नहीं चाहिए और ना ही उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को इसके प्रति सचेत और जागरूक करना चाहिए कि ये बुज़दिल का काम है, कायर का काम है, बेवकूफ़ों का काम है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का, एक सभ्य संस्कारी लोगों का ये काम नहीं है। और इससे आप हमेशा बचें। और कभी भी कुछ वैसा हो तो आप देखिए कि आप अपने जीवन में अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो कि असफल हुए हैं, आपके अलावे भी बहुत सारे लोग असफल हुए हैं और उस असफलता का स्वाद चखने के बाद फिर लोग सफल भी हुए हैं। सर, नए छात्रों के मन में एक सवाल है जो हमको भेजा गया था कि वो जब नए होते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता कि एसएससी की तैयारी बेहतर होगी उनके लिए, रेलवे की तैयारी बेहतर होगी, बैंकिंग की तैयारी बेहतर होगी, तो वो कैसे चुने कि उनको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस रास्ते पर कदम रखना ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए? देखिए, अगर हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में पैर रखते हैं, कोई भी बच्चे, कोई भी नया बच्चा, तो आपको ये डिसाइड करने में समय लग जाती है या समझ में नहीं आती है कि बैंकिंग का तैयारी करें या स्टाफ सिलेक्शन का तैयारी करें या रेलवे का एग्ज़ाम दें। आप ये मानिए, हम लोग के मन में ये भ्रांति है कि बैंकिंग की तैयारी अलग है, एसएससी की तैयारी अलग है, रेलवे की तैयारी अलग है, जबकि सारी तैयारी एक ही है। आप अगर आपने सुना होगा कि मेरे बारे में जैसे भी कहा गया कि बैंक में मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ LIC में, रेलवे की नौकरी छोड़ी, IB की नौकरी छोड़ी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने पास किया, तो मुझे अपने तैयारी के दरमियान ऐसा कभी नहीं लगा कि बैंकिंग की तैयारी अलग थी, रेलवे की अलग थी, SSC की अलग थी। तब मुझे जो डिफरेंट नहीं लगा किसी भी सेक्शन की तैयारी, वो इसलिए क्योंकि देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में एक चीज़ तो कॉमन है, जो सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट में बटे हुए रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। तो मैथ्स तो आप जान ही रहे हैं कि मैथ्स में जितने चैप्टर हैं, अर्थमेटिक से लेकर के एडवांस मैथ्स से लेकर के, और रीजनिंग में भी बहुत सारे चैप्टर हैं। तो जो भी चैप्टर हैं उस पर कमांड आपको करना होता है। उसके बाद इंग्लिश है जो कि लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को थोड़ा सा देखना होता है। और GK GS का जो एरिया है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, इवन की करंट अफेयर्स, तो उसमें हम लोग एक एक करके अगर कवर करें, और जब बच्चा का शुरुआत होता है उसके पास तो समय की भी कोई कमी नहीं होती है। अगर आप शुरुआत करते हैं तैयारी का, तो आप ये मानिए, मैथ्स जैसे आपको पढ़ना है तो मैथ्स आप टोटल पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक भी पढ़ लीजिए, एडवांस भी पढ़ लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, शॉर्टकट नहीं है। अगर आप 1 साल अच्छे से मेहनत करते हैं, 1 साल तक रोज आप 2-3 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि साल भर में आपका सारे मैथ पे कमांड हो जाएगा। और मैथ्स तो ऐसा चीज़ है कि एक बार अगर आपने सीख लिया, बस उसका खाली प्रैक्टिस करते रहिए, उसको भूलने का कोई बात नहीं है। एक बार अगर आपके माइंड में कंसेप्ट आ गया तो वो मैथ्स कभी आप भूलेंगे नहीं। जनरल नॉलेज, समान ज्ञान और समान अध्ययन की बातें आप भूल सकते हैं, लेकिन मैथ्स की बात को आप भूल नहीं सकते। रीजनिंग का भी वही है, रीजनिंग का भी कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। तो रीजनिंग आप जैसे देखेंगे कि मैथ्स का अगर आपने सब चैप्टर कमांड कर लिया, और किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, मेरा ये रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप किसी भी चैप्टर को मत छोड़िए कि ये SSC में पूछा जाएगा, ये रेलवे में, क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम लोग कभी ये चूज नहीं कर सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ के नौकरी ले लेंगे, ये चैप्टर पढ़ के ये नौकरी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स ही पढ़ना है तो ओवरऑल पढ़िए, रीजनिंग ओवरऑल पढ़िए। आपको लगता है कि बैंकिंग की जो रीजनिंग है थोड़ी टफ होती है, तो आप बैंकिंग के लेवल का रीजनिंग का तैयारी कर लीजिए। 1 साल का समय है आपके पास, 2 साल का समय है आपके पास। उसी तरह इंग्लिश में भी मेहनत कर लीजिए 1 साल 2 साल, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इवन कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप 1-2 साल तैयारी में लगा भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल में आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो रीजनिंग का भी हाईएस्ट लेवल सीख लेना है, मैथ्स का भी हाईएस्ट लेवल सीख लेना है, GK GS का भी हाईएस्ट लेवल सीख लेना है। हाँ, GK में भूलने वाली बात है, हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो GK में जब हम लोग पढ़ेंगे और भूलेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ है कि आप एक अपना रूटीन बनाइए, सेक्शन वाइज स्टडी करिए, कंटेंट को बढ़ाइए, टॉपिक वाइज अपना स्टडी करिए और उसको याद करिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए और उसको अपने शब्दों में लिखिए भी। उसको आप लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं। जिस दिन से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, लिखने की आदत को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिएगा, 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि 1 मंथ अर्लियर आपका क्या था और 1 मंथ लेटर आपका क्या है। तो आपका अपना जो इम्प्रूवमेंट है खुद आप समझने लगेंगे। वो सेल्फ इवाल्यूएशन की बात है, वो सेल्फ असेसमेंट की बात है, आप अपने समझ जाएंगे। और इस तरह से तमाम जो एरिया हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, सब पे कमांड कर लेंगे
तो 1 साल 2 साल जब इस तरह से मेहनत करेंगे तो 2 साल के बाद आपको लगेगा कि सारा एग्ज़ाम मेरे लिए ईजी है। बैंक का भी एग्ज़ाम आप अच्छे से फेस करके क्वालिफाई कर सकते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और इवन की स्टेट लेवल के भी जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं उसमें भी क्वालिफाई आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों के लगभग सवाल के जवाब को आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है। हमारे देखने वाले हर एक छात्र इससे लाभान्वित होंगे, और जो है हम इस एपिसोड को रेगुलर लाने की कोशिश में हैं, एक से एक सफल लोगों से आपको मिलवाएंगे। सर, एक अंतिम में एक छात्रों के हित में अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सर। छात्रों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि आप ये जानिए, जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप ये जानिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रहिए। आप कभी भी ये मत समझिए कि हम अपने लक्ष्य से भटके। आपके अंदर जब तक समर्पण की भाव नहीं आएगी, आपको लक्ष्य के प्रति जब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और 2, 4, 5 असफलता से 10 असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता के बाद सफलता ही है। अंधेरा हमेशा नहीं रहता है, अंधेरे के बाद प्रकाश भी आते हैं। जिस तरह से हमेशा प्रकाश नहीं रहता है, उसी प्रकार से हमेशा अंधेरा भी नहीं रहता है। अगर आप अंधेरे और प्रकाश को असफलता और सफलता से समझिए कि जिस तरह से हमेशा असफलता आपके साथ नहीं रह सकती है, तो एक दिन आप सफल होंगे ही होंगे। और अपने लक्ष्य के प्रति धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए, और नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहिए, जो कि आपको नकारात्मक करे, निगेटिविटी आपके अंदर आए, जिसके बातों से, जिसके विचारों से, तो आप उनसे थोड़ी दूरी बनाइए और सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। और अपने अंदर भी सोचिए कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मैंने 100% देने की बात कही, क्योंकि पहले अपने तरफ से 100% दीजिए, और जब अपने तरफ से 100% हो जाए तब फिर उम्मीद करना है कि अब मेरा रिजल्ट होना चाहिए। तो अपने तरफ से 100% देने का क्या फंडा है? अपने तरफ से 100% देने का ये फंडा है कि जब एग्जाम में आप जाकर के 100% कर पाइए। लेकिन आप ये यकीन मानिए 100% में तो रिजल्ट होता नहीं है, यहाँ तो 70% में रिजल्ट हो जाता है, 80% में रिजल्ट हो जाता है। तो आपको ये मानना है कि हमको 100% देना है, और वो 100% को टारगेट करके जब आप अपना मेहनत करना शुरू करिएगा तो आप देखेंगे कि उस 100% के पहले ही आप सफल हो जाएंगे, आपकी नौकरी हो जाएगी। तो धैर्यपूर्वक अपने मेहनत को करते रहिए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और एक नए सफल प्रतिभागी के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आज के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं आप तमाम छात्र छात्राओं को आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए, और निश्चित रूप से आप सफल हों, ये आशीर्वाद परिवार का शुभकामना आप लोगों के साथ है। और आगे मैं अपना क्लास को लेके भी आपके बीच में यूट्यूब चैनल पे आऊँगा, जो कि नए नए टॉपिक पे आपके साथ अपने ज्ञान को साझा करूँगा, और आपके ज्ञान में जो भी इजाफा कर पाएँ उसके लिए हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।